रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी। रेलवे की दुनिया का वह सीढ़ी है जिस सीढ़ी पर चढ़ करके आप रेलवे के बड़े से बड़े पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, आपके सुनहरी भविष्य को सुधारने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। नमस्कार दोस्तों, मैं एलएम शर्मा फिर से आप सभी का टॉपर्स नगरी में स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में, उसके स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यह जो वैकेंसी है 9/2025 है, यानी कि 2025 की यह लास्ट नोटिफिकेशन है। आपने यह ऑलरेडी पहले से देख लिया है। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं इस वैकेंसी को लेकर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको इस फॉर्म को भरने के लिए, डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी क्या है, रेलवे जोन कौन सा सही रहेगा और वहां पे वैकेंसी की संख्या कितनी है, जोन सिलेक्शन रूल्स क्या होने चाहिए, किस जोन से हमको फॉर्म भरना चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा है इसके बारे में बात करेंगे। पोस्ट वाइज कैरियर एडवाइस भी अंत में मैं आपको दूंगा। कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं और जो आपको नहीं करना है उसके बारे में बात करेंगे, और सेफ जोन स्ट्रेटजी जिसके बारे में सारे स्टूडेंट्स इसी को लेकर चिंतित हैं, इसी के बारे में कंफ्यूज है, इसके बारे में हम हर वो चीज बात करेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आज जो सही तरीके से सही स्ट्रेटजी से फॉर्म डालेगा वही कल सुकून से सिलेक्शन लेकर नौकरी करेगा। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आपको हम पर क्यों ट्रस्ट करना चाहिए कि मैं ये सारे जानकारी आपको अच्छे से दे पाऊंगा। तो मैं पिछले 7 सालों से इंडियन रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत है, और स्टेशन मास्टर एक ऐसा पोस्ट होता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं, सारे डिपार्टमेंट को डील करते हैं और लगभग सारे नियम कानून को ध्यान में रखकर काम करना होता है। इसलिए इन सारे चीजों के बारे में हम आपको अच्छे से बता सकते हैं। इसलिए आपको हम पर क्यों ट्रस्ट करना चाहिए ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू को देखते हैं कि यह जो है इंडियन रेलवे के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है और यह ग्रुप डी वैकेंसी है। रेलवे में अलग अलग हैं, जैसे ग्रुप ये पोस्ट होता है, ग्रुप बी पोस्ट होता है, ग्रुप सी पोस्ट होता है, ग्रुप डी पोस्ट होता है। इसमें से ग्रुप सी और ग्रुप डी इसका रिक्रूटमेंट आरआरबी के द्वारा किया जाता है और यह वैकेंसी 2025-26 के तहत में आई हुई है, जिसमें टोटल सीटों की संख्या 22,195 है। 22,195 सीट्स इसमें हैं और यह सेंट्रल जॉब माना जाता है। इसमें जो क्वालिफिकेशन की जरूरत है मात्र 10th या फिर आईटीआई की जरूरत है। राइट, ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसका जो नोटिफिकेशन आया था 27 दिसंबर 2025 के आसपास में ये नोटिफिकेशन आया था। फॉर्म भरने के लिए जो डेट है वो ऑलरेडी 31 जनवरी 2026 से ही स्टार्ट हो चुका है। डेडलाइन इसका 2 मार्च 2026 है। 2 मार्च 2026 से पहले आपको फॉर्म भर लेना है। यदि किसी प्रकार फॉर्म भरने के दौरान त्रुटि हो जाता है, गलती हो जाता है, तो उसके सुधारने का जो चांस है, करेक्शन का जो चांस है, वह मार्च 5 से 14 मार्च के बीच में आप सुधार सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो लास्ट डेट है वो क्या है, 2 मार्च 2026। इसके पहले आपको एनी हाउ फॉर्म को डाल लेना है और पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वह 4 मार्च 2026 है, 12 बजे रात तक। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेट है, इसके बारे में आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म डाल ही ना पाए, आपको लगे कि अभी बहुत सारा समय है और अंत में समय निकल जाए और फॉर्म डाल ही ना पाए। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। करेक्शन विंडो जो है आपको बताया कि 5 से 14 मार्च के बीच में यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो आप सुधार सकते हैं। राइट, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद
कौन कौन से स्टूडेंट, कैसे कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले 10th पास होना चाहिए और ITI होना चाहिए। कुछ पोस्ट के लिए, सारे पोस्ट के लिए ITI जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए ITI जरूरी है। एज जो है 18 से 33 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु है फिर भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, और 33 ईयर से ऊपर आपका एज है फिर भी आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिलता है कुछ कास्ट को, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 18 से 33 के बीच में ही आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, राइट। में कुछ पोस्ट के लिए मेडिकल जरूरत है, इसके बारे में हम बाद में एक वीडियो बना देंगे कि किस पोस्ट के लिए कौन से मेडिकल क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस फॉर्म को भरने के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको लगेगा इसमें। 10th सर्टिफिकेट या फिर ITI सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी एज ए क्वालिफिकेशन प्रूफ के रूप में। गवर्नमेंट ID के रूप में आपको आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड इसकी जरूरत पड़ेगी। और यदि आप किसी खास कैटेगरी से आते हैं, OBC, SC, ST, तो उसके लिए भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। और यदि आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और डिसेबल्ड पर्सन हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेंगे। सबसे पहले इसका आप अच्छे से एक जगह फॉर्म भरने से पहले रख लें। इसके बाद जो है हम आते हैं सीधा वैकेंसी पे कि टोटल इसमें लगभग 16+ जोन है। रेलवे में पता है कि 18 जोन है, तो अलग अलग जोन में सीटों की संख्या अलग अलग है, राइट। ये सीटों की संख्या है, आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। टोटल लगभग 22,195 सीट है और अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग वैकेंसी की संख्या है। अब हम बात करते हैं सीधा कि डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी कितना है। अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे लगभग इसमें 14 डिपार्टमेंट के तहत यह वैकेंसी आया है। 14 डिपार्टमेंट है और उसका अलग अलग लमसम जो वैकेंसी है, जैसे असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए 600 है, असिस्टेंट ब्रिज के लिए 600 है, ट्रैक मेंटेनर के लिए लगभग 11,000+ वैकेंसी है, असिस्टेंट पीवे के लिए 300 है, असिस्टेंट TRD के लिए 800 है, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल के लिए 200 है, असिस्टेंट ऑपरेशन के लिए 500 है, असिस्टेंट TLAC के लिए 500 है, असिस्टेंट CNW के लिए लगभग 1,000 पोस्ट है, पॉइंट्समैन के लिए लगभग 5,000+ पोस्ट है, और असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, SNT का मतलब होता है सिग्नल एंड टेलीकॉम, इसके लिए लगभग 1,500 सीट है। और टोटल वैकेंसी लगभग जो है 22,195, राइट। ये जो है डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी हो गया। वैकेंसी निश्चित रूप से इस साल में थोड़ा कम आया है 2019 की तुलना में। 2019 में जहां लगभग 1,00,000+ वैकेंसी था, वहीं इस साल जो है 22,000 के आसपास ही वैकेंसी आया है। लेकिन कम वैकेंसी और ज्यादा वैकेंसी से आपको ज्यादा मतलब नहीं रखना है, आपको मतलब रखना है तो सिलेक्शन से, अपने एक सीट से। यदि आप ज्यादा वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो आप भूल जाइए, रेलवे आप पर ईयर एग्जाम लेगी, इसलिए सीटों की संख्या लगभग इतना ही के आसपास में आएगा। आप अपना लेवल इतना ऊंचा कर लीजिए कि सीटों की संख्या से ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़े। निश्चित रूप से बीइंग ए स्टूडेंट ये कंसर्न रहता है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको नहीं सोचना चाहिए, कंफ्यूजन होता है, टेंशन होती है, लेकिन जो चीजें आपके हाथ में है उसी के बारे में आपको सोचना चाहिए। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में आप सोच करके समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करें। जो सीट है उसी में अपना स्थान सुनिश्चित करिए। अब हम बात करेंगे जोन वाइज वैकेंसीज के बारे में और कौन सा सेफ जोन होगा आपके लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज है। तो देखिए लगभग टोटल 16+ जोन है, जिसमें सीटों की संख्या लगभग 22,195 है। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है 3,537 नॉर्थ रेलवे में है, नॉर्दर्न रेलवे में है, न्यू दिल्ली में, जिसमें 3,537 सीट है। और सबसे कम लोवेस्ट वैकेंसी जो है वह साउथ वेस्टर्न रेलवे में है, मात्र कितना है 90 सीट है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सर कहां से फॉर्म को डालें। तो देखिए इसको हम जनरली 3 कैटेगरी में बांटे हुए हैं। इसको आप समझ सकते हैं ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन।
ग्रीन जोन जहां मैक्सिमम लोग सेफ समझ रहे हैं, अभी मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा। येलो जोन जो ठीक है, यहां से भी फॉर्म डाला जा सकता है। रेड जोन जहां पर लोग डालने से थोड़ा हिचक रहे हैं, अपने सिलेक्शन के प्रति थोड़ा आश्वस्त नहीं है। तो ये जनरली 3 जोन को आप ध्यान में रख के अभी समझिए। अब यहाँ पे समझिए कि सबसे सुरक्षित जोन कौन सा होता है, राइट। तो सबसे सुरक्षित जोन वह होता है लोगों के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, लोगों के अनुसार जहां सीटों की संख्या ज्यादा है। देखिए ये एक प्रकार का मिथ है, कोई जरूरी नहीं, यह एक प्रकार का मिथ है। जोन सिलेक्शन का क्या रूल होना चाहिए थोड़ा आगे हम बताते हैं, राइट। अभी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका ट्रैप क्या है या मिथ क्यों है। तो सबसे देखिए क्या होता है कि जो हाँ लोएस्ट वैकेंसी है वहां तो लोग फॉर्म डालेंगे नहीं, क्या करेंगे, वो जहां पर ज्यादा सीटों की संख्या है उधर दौड़ेंगे। और ये सिर्फ आप नहीं सोच रहे हैं, सारे स्टूडेंट सोचेंगे। तो इससे क्या होगा कि जहां पर ज्यादा वैकेंसी है वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जहां पे कम वैकेंसी है वहां पे लोग कम पहुंचेंगे। तो जहां पर ज्यादा वैकेंसी रहता है, रेलवे का इतिहास है उसको उठा के देख लीजिए, उसका कट ऑफ हमेशा ज्यादा गया है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर जहां कम वैकेंसी है वहीं पे डालूं, क्या नहीं, ये भी नहीं करना है। क्या करना है, आपको थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है उसको मैं आगे बताता हूं। जोन सिलेक्शन का कुछ रूल होता है, कुछ नियम होते हैं जिसके तहत आपको यह सिलेक्शन करना चाहिए। क्या, सबसे पहले आप यदि जोन को सिलेक्ट करते हैं तो वह जोन आपके लिए फाइनल हो जाता है हमेशा के लिए। जब तक आप नौकरी करते हैं तब तक आपको उसी जोन में नौकरी करनी पड़ेगी, उसी जगह पे नौकरी करनी पड़ेगी। हाँ, आप ट्रांसफर लेते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस जोन में आप फॉर्म डालते हैं उसी जोन में आपको नौकरी करनी है, राइट। पोस्टिंग जो है आपको सिलेक्टेड जोन में ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप नॉर्दर्न रेलवे में फॉर्म को डालें और ईस्टर्न रेलवे में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इंटर जोनल ट्रांसफर जो है वह बहुत ही मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको प्रमोशन मिलता है उस समय भी जोन आपका चेंज नहीं होगा, उसी जोन में प्रमोशन मिलेगा। यदि आप जोन को चेंज करना चाहते हैं तो थ्रू एग्जाम ही कर सकते हैं, आपको फिर से फ्रेश एग्जाम देना पड़ेगा, फ्रेश सिलेक्शन लेना पड़ेगा, तभी जोन चेंज होता है। अब यहाँ देखिए कुछ एक हार्श ट्रूथ के बारे में हम बात करेंगे। ग्रुप डी में जो सैलरी है लगभग 30 से 40 के बीच में रहेगा, 30 से 40 हजार के बीच में रहेगा। यदि आप घर से बहुत ज्यादा दूर फॉर्म डालते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वहां पे रहने का खर्च बहुत ज्यादा है, रूम रेंट ज्यादा है, हर प्रकार के खर्च वहां पे आपको ज्यादा पड़ेंगे। तो 30 से 40 हजार के सैलरी में क्या होता है कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, और बाद में लोग नौकरी तो ले लेते हैं लेकिन पछताते हैं कि हम कहाँ फॉर्म डाल दिए। तो वो गलती नहीं करना है। तो समझिए, हाई वैकेंसी जोन में क्या होता है, कंपटीशन हाई होता है, डिस्टेंस भी ज्यादा है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, वैसे लोगों के लिए दिल्ली मुंबई थोड़ा दूरी पर है। इस चीज को आप समझ रहे हैं, डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। और जब घर से आप दूर रहेंगे तो फैमिली सपोर्ट आपको बहुत कम मिल पाएगा, लगभग ना के बराबर मिल पाता है। एक्सपेंसेस हाई रहेंगे, और जब घर से दूर रहते हैं तो आप शादी विवाह हो गया, दोस्त का शादी में जाना है या किसी प्रकार का फंक्शन अटेंड करना है, तो आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छुट्टी आपको उतना फ्रिक्वेंटली रेलवे में मिल नहीं पाएगा। ये हार्ड ट्रूथ है, ध्यान में रखिए। तो ये सब समस्या आती है यदि आप घर से दूर जोन में फॉर्म भरते हैं और वहां पे सिलेक्शन लेते हैं। लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा सेंसिबल होकर सोचते हैं कि यदि आप अपने होम जोन से फॉर्म भरते हैं और आपकी नौकरी यदि घर के आसपास में या घर वाले जोन में हो जाता है, तो आपको क्या होगा, कंपटीशन वहां हाई नहीं है, मॉडरेट है। ऐसा नहीं कि सीट बहुत कम है, मॉडरेट कंपटीशन है। डिस्टेंस घर के पास रहेगा, फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगा, खर्च में कटौती होगी, यानी कि खर्च भी आपको इन कंपेरिजन टू कम होगा, और आप आराम से एक दिन की छुट्टी में भी घर विजिट कर सकते हैं, अपना दोस्त के शादी अटेंड कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार के फंक्शन में आप अटेंड कर सकते हैं, राइट। इसलिए मेरे समझ से
मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर आप देखिए फिर से कि ये जो है जनरली होम जोन में आते हैं मैक्सिमम, ये जो है सेफ जोन है। और मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना होम जोन को पहले प्रिफर करें। आप देखिए कि आपका घर किस जोन में पड़ता है, वहां पे आप ट्राई करिए। मेरे समझ से वो ज्यादा सेफ जोन होता है, क्योंकि इस सारे जगह में मैक्सिमम लोग फॉर्म भरेंगे और कंपटीशन यहां भी आसान नहीं रहेगा। तो भीड़ का हिस्सा आप मत बनिए। आप अपने पर विश्वास करिए, अपने क्षमता पर विश्वास करिए और अपने होम जोन में फॉर्म को डालिए। ये ज्यादा सही रहेगा। मेरे समझ से सबसे सुरक्षित जोन वही होता है जो आपके घर के सबसे पास होता है, अकॉर्डिंग टू मी। मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं झारखंड से हूं और मुंबई जोन में मैं जॉब कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि घर से दूर नौकरी करने के बाद कौन कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि जिस ट्रैप में मैं फंसा उस ट्रैप में आप भी फंसे। इसलिए सोच समझ के डिसीजन लीजिए। मेरे समझ से यदि आपका घर इस येलो वाले जोन में आ रहा है तो आप यहाँ पे फॉर्म डालिए। यदि आपका घर इस ग्रीन वाले जोन में आ रहा है तो दी बेस्ट है, आप यहाँ डालेंगे। रेड वाले जोन में थोड़ा सा आप हिचकिचा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि यदि आपका घर इस रेड वाले जोन में आ रहा है, ये हुबली छोड़कर तो आप यहाँ पे डालिए। ये सबसे सही तरीका रहेगा और जी जान से मेहनत करिए, आपको पछतावा नहीं होगा। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ। ज्यादा वैकेंसी का मतलब यह नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है। यह एक प्रकार का मिथ है कि जहां ज्यादा वैकेंसी होगा वहां सिलेक्शन आसान है। ऐसा नहीं है, वहां भी कंपटीशन काफी हाई होता है। आप पिछले रिकॉर्ड को उल्टाकर देख सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको यह कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि किस जोन से हमको फॉर्म भरना चाहिए। इसके बाद हम पोस्ट वाइज कैरियर एडवाइस क्या सही है उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो देखिए, इसमें जनरली एक इंडोर जॉब होता है, एक होता है आउटडोर जॉब। तो मैं लड़कियों के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप वर्कशॉप और स्टोर कीपर पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि यह इंडोर जॉब है और यह एक तरह से सेफ रहेगा, स्टेबल रहेगा। आपकी पोस्टिंग जो है जनरली वैसे शहरों में होगी, गांव या जंगल में आपका पोस्टिंग नहीं होगा। अच्छे शहर में अच्छे जगह पे आपका पोस्टिंग होगा। हेडक्वार्टर आपका मैक्सिमम चांसेस है कि एक शहर में ही होगा। लेकिन जो लड़के हैं वो कहीं भी अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए वो मैक्सिमम सारे पोस्ट के लिए अपने आप को सुटेबल पाते हैं। लेकिन फिर भी आप पॉइंट्समैन को सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखिएगा। क्यों? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सबसे पहले सारे पोस्ट के बारे में, सारे पोस्ट का क्या काम होता है उसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपका इंटरेस्ट किस में है और कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस आपको पहले डालना चाहिए और कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस आपको लास्ट में डालना चाहिए। मैं हर चीज के बारे में बात करूंगा कि सैलरी क्या है, क्या दिक्कत आएगा, क्या प्रोस एंड कॉन्स है, क्या समस्या है, क्या फायदा है, प्रमोशन का क्या स्कोप है। हर चीज के बारे में मैं बात करूंगा उस वीडियो में। जस्ट इसके बाद वो वीडियो आने वाला है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अभी शॉर्ट में मैं इतना ही बताऊंगा कि जो लड़कियां हैं, हमारी जो बहन लोग हैं, वो जनरली इंडोर जॉब वाले पोस्ट को ज्यादा फोकस करें और लड़के को तो किसी भी पोस्ट में वो अपने आप को सुटेबल पाते हैं। इसके बाद जो है हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इसमें देखिए, क्वेश्चंस आपको मैथ्स से, रीजनिंग से, साइंस से और जीके करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से मैथ्स से लगभग 25 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो ये 25 मार्क्स का हो गया। रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स का। साइंस में भी 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का। जीके में 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का। और टोटल इस प्रकार से 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का। टोटल टाइम जो मिलेगा आपको 90 मिनट का मिलेगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है। ठीक है, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आराम से हो जाता है, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो
बिल्कुल नहीं हो पाता है। सीधी बात, नो बकवास। अब मैं बात करूंगा प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अपना सिलेबस को कंप्लीट करिए, आधा अधूरा मत पढ़िए, क्योंकि रेलवे कुछ सालों से ट्रिकी हो गया है। आप देखे होंगे कि कभी सिर्फ जीके से सारा क्वेश्चन पूछ दिया या सिर्फ साइंस से क्वेश्चन पूछ दिया, इस बार सिर्फ करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछ दिए। तो समझिए, यदि आप आधा अधूरा पढ़ते हैं तो आप इस चीज को हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए जो सिलेबस दिया गया है उसको आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ें, पूरा सिलेबस को कवर करें। शॉर्ट नोट्स बनाएं, पूरा डिटेल में नोट्स बनाने का समय नहीं है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाएं, वैसे चीजों को नोट्स बनाएं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इसमें सिलेक्शन का जो चांस है बहुत ही कम रहने वाला है। आप भूल जाइए, क्योंकि कंपटीशन काफी हाई है। एक ये मात्र 22,000 प्लस वैकेंसी के लिए लगभग करोड़ों लोग लगे हुए हैं। तो उतने लोगों को हरा करके आपको सिलेक्शन लेना है तो उन लोगों से अलग करना पड़ेगा। इस चीज को आप समझिए। इसलिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है और रिवीजन जम के करिए। मैं आपको बताता हूं कि परीक्षा जो है भले ही एक दिन में होती है, लेकिन तैयारी आप पर डे कितना करते हैं यही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और रिवीजन आप कितना पढ़े ये तो आपका सिलेक्शन दिखाता है, लेकिन आप कितना रिवीजन किए हैं इससे आपका रैंक पता चलता है। आप जितना ज्यादा रिवीजन करते हैं आप उतने अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। इस चीज को आप समझ लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स क्या करेंगे, मैक्सिमम लड़के किसमें गलती करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि फार जोन आने की, अपने घर से काफी दूर अपना सिलेक्शन कर लेते हैं, बाद में वो पछताते हैं क्योंकि उनके साथ फिर फैमिली इशू आता है, ठीक है। दूसरी गलती करते हैं लेट फॉर्म सबमिशन, बाद में लास्ट का 2-4 दिन सप्ताह दिन बचा रहेगा उस समय फॉर्म डालने की कोशिश करेंगे तो उसमें टेक्निकल एरर आता है, तो वो गलती नहीं करना है, ठीक है। तैयारी के दौरान क्या करते हैं, वो मॉक टेस्ट नहीं लगाते, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं। ये भी गलत है, जिससे आपका स्पीड बिल्कुल कम रहता है और एग्जाम में आप प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं और जानते हुए भी क्वेश्चंस को गलत करते हैं। ये चीज आपको नहीं करना है। पार्शियल सिलेबस को कवर करते हैं, आधा अधूरा सिलेबस को कवर करते हैं, पढ़ते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, वो गलती नहीं करना है। आप सिलेबस कवर नहीं करते हैं तो आपको मार्क्स भी उसी प्रकार से आता है, कम मार्क्स आएगा, वो गलती नहीं करना है, ठीक है। पुअर रिवीजन, वो रिवीजन नहीं करते, पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्या गलती कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है रिवीजन करना जो है बेकार की बात है। नहीं, आप जितना रिवीजन करते हैं वही एग्जाम में काम आता है। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पढ़ा हुआ आपको याद नहीं रहता है, एग्जाम में सिर्फ वही याद आता है जिसको आपने रिवीजन किया है, ठीक है। मैं कहना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट जो है आपकी स्पीड को बताता है, गति को बताता है, लेकिन रिवीजन जो है आपका रैंक बताता है। और जो पूरा सिलेबस पढ़ता है वही परीक्षा में जीतता है। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राइट। देखिए, मैं आपको खुश करने वाली बात नहीं बोलूंगा, जो फैक्ट है वही बताऊंगा, बड़े भाई की तरह मैं बता रहा हूं। आपको मेरी एडवाइस माननी है या ना माननी है ये आप पर है, राइट। लेकिन मैं आपको वही सलाह दूंगा जो आपको काम आएगी एग्जाम के दौरान। फाइनली हम यही कहना चाहेंगे कि चयन जो है सीटों की संख्या से नहीं होता है, सही रणनीति, सही स्ट्रेटजी अपनाकर ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। फॉर्म भरना जो है यह तो एक शुरुआत है, सिलेबस पूरा करना, लगातार मॉक टेस्ट लगाना, लगातार रिवीजन करना, यही सफलता का मूल मंत्र होता है, राइट। अपने पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और जी जान से लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन काफी टफ है, राइट। इसलिए इस तैयारी के दौरान मैं आपका साथी बनूंगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होता है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है या फिर जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पर आप जुड़ जाइए। मैं वीक में एक दिन आपसे जुड़ूंगा, आपके जितने भी कंफ्यूजन हैं उसका लाइव आकर जवाब दूंगा। अभी से तैयारी से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक हर वो चीज, फिजिकल में, मेडिकल में,
प्रिपरेशन के दौरान जो भी समस्या आएगी, जो भी आपको पूछना है, बेझिझक आप मैसेज करिएगा, ठीक है। मैं सारा मैसेज एक सप्ताह में देखूंगा और सप्ताह में एक दिन लाइव आऊंगा, सीधा आपसे 1 to 1 जुड़ूंगा और आपका जो कंफ्यूजन है उसे दूर करूंगा। या फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसके लिए कुछ भी आपको सोचने समझने की टेंशन नहीं है। बस आपसे एक ही उम्मीद है, आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेंगे, बस यही आपसे एक उम्मीद रहेगी। तो अभी से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है, हर वो चीज मैं आपको बताऊंगा। बस आप भरोसे के साथ ईमानदारी पूर्वक लगे रहिए और आप हमसे जरूर जुड़िए। इसका टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर स्कैन करके भी आप वहां पे जुड़ सकते हैं, राइट। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट वाइज क्या काम है उसके बारे में बात करेंगे, और क्या पोस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, हर वो चीज के बारे में अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल थोड़ा अभी नया है, इसलिए थोड़ा सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो को लाने में हमें मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।